जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आपके अपने YouTube चैनल प्रेप स्क्वायर इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का मैं स्वागत कर रहा हूं। देखिए, अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक पोल डाला हुआ था वोटिंग करने के लिए कि आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से किस चीज़ की तैयारी वो निःशुल्क करना चाहते हैं। मतलब उसके लिए कोई भी चार्ज आप लोगों के लिए नहीं देना पड़ेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट उसमें वोटिंग किए थे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और कुछ लोग जो थे वो टेट सुपर टेट की तैयारी करना चाहते थे। तो मुझे ऐसा लगा, बहुमत तो देखिए उसमें था यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम वालों के साथ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि देखिए यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 1-2 महीने में आप लोगों का आएगा और लोग एडमिशन भी लेंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर ख़त्म भी हो जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं है। लेकिन हमारा जो टेट का एग्ज़ाम है अभी उसकी डेट नहीं आई है, उसमें अभी 3-4 महीने का समय है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना एक ऐसे तरीके से तैयारी कराई जाए जिसमें ये जो है बीएड के स्टूडेंट जो एंट्रेंस देने वाले हैं वो भी देख ले कि उनका काम हो जाए, और वो जब इन फ्यूचर में टेट सुपर टेट के लिए हिंदी पढ़े तो उनके लिए भी ये काम हो जाए। तो मैं ये देखिए बैच जो स्टार्ट कर रहा हूँ, मेनली जो मेरा फोकस रहेगा टेट सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए। लेकिन जो भी इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से बीएड का एंट्रेंस देना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इससे जो है देखिए टेट सुपर टेट की अगर आप तैयारी किए रहेंगे तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो इससे कम होता है। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन जो है ऑटोमेटिक हो जाएगी, इसके लिए कुछ अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो हमारा मेन फोकस है जो टेट सुपर टेट का जो 2022 का एग्ज़ाम है उसके लिए है, और बाकी जो स्टूडेंट देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले भी। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे सुपर टेट में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, देखिए हिंदी ग्रामर से स्टार्ट करेंगे। आसान सा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा बहुत कम समय में पूरा किया जा सकता है इसको। तो मुझे लगा कि सबसे पहले आप लोगों को हिंदी पढ़ाई जाए, फिर उसके बाद जो है जीएस जो इन्वायरमेंट का हमारा 30 क्वेश्चन सेक्शन है उससे, फिर उसके बाद जो है सीडीपी, और उसके बाद जो मैथ संस्कृत जो भी आप लोगों की लैंग्वेज है उसको पढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आऊँगा। पूरा सब्जेक्ट जो है मैं खुद पढ़ाऊँगा आप लोगों को, और डेली क्लास अब मैं अपडेट करूँगा आप लोगों के लिए, डेली क्लास बताऊँगा, डेली पढ़ाऊँगा, एक वीडियो डेली डालूँगा। तो आप लोग हमेशा बने रहिएगा। और देखिए हिंदी का जो सेक्शन है लगभग ये 25 वीडियो के आसपास, 25 क्लास के आसपास आप लोगों का जो है हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से कंप्लीट होगा कि उसमें कुछ छूटेगा नहीं। अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप लोगों को ऐसा फील होगा कि नहीं, हमने एक अच्छे जगह से पढ़ी है, एक अच्छे जगह से अपनी शिक्षा ली है। तो देखिए पढ़ने का कुछ रूल्स होता है कि किस तरीके से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। उस सबसे पहले उसके लिए आप लोग जान लें कि हिंदी देखिए चैनल से अगर हमारे पढ़ रहे हैं तो आप सबसे पहले एक नोटबुक ले लें। नोटबुक लेने का फ़ायदा ये है कि देखिए मैं विधिवत यहाँ पर आप लोगों को वाइट बोर्ड पर लिख कर नोट्स बनवाऊँगा, क्योंकि देखिए नोट्स का एक मतलब ये होता है कि आप पढ़ेंगे, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम आप लोगों को इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप लोग जो है वीडियो हमारा लेक्चर देख सके। तो आप नोट बनाए रहेंगे तो लगभग जो है 2 से 3 घंटे मैक्सिमम लगेगा, आप लोग जो है हिंदी कंप्लीट कर सकते हैं। तो नोटबुक मस्ट है, उसके बिना अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ स्किप कर दीजिए, वीडियो मत देखिए, क्योंकि उतना फ़ायदा आप लोगों को नहीं होने वाला है। हाँ, आप लोग नोट्स बनाइए और विधिवत बनाइए, तब जाकर आप लोगों को अच्छे से फ़ायदा होने वाला है। तो आइए लेट ना करते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी के बारे में। देखिए हिंदी की जब भी बात करते हैं हिंदी ग्रामर के बारे में, तो सबसे पहले हिंदी की जो शुरुआत होती है वो वर्णमाला से होती है। और वर्णमाला जो चैप्टर है देखिए, थोड़ी सी हमारी राइटिंग इस पर रफ है, ज़रूर आप लोग इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि मार्कर से वाइट बोर्ड पर लिखने की आदत नहीं है, अभी नया नया हम भी हैं, तो इसको थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए अब वर्णमाला के बारे में बात करते हैं। वर्णमाला से यहाँ पर आप जब भी देखेंगे तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है हर टेट के एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। एटलीस्ट देखिए 3 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। कारण ये है कि यहाँ से एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है अदर्स के मुकाबले, और यहाँ पर क्वेश्चंस ऑफ टाइप जो है, क्वेश्चंस के टाइप कई तरीके से बनाए जा सकते हैं। आगे मैं वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर्स जो भी हैं उन सब के बारे में मैं बताऊँगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? देखिए वर्णमाला का मतलब ये कि जो हम क ख ग घ
एक ककहरा जो होता है, फिर अ तक जो होता है, ये सब जो है वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। इन सबको अगर एक जगह रखा जाए तो वो उन क से लेकर ज्ञ तक और अ से लेकर अ तक को अगर पूरा मिला दिया जाए, एक जगह रखा जाए, तो उस पूरे को वर्णमाला हम लोग कहते हैं। आप लोग समझ गए वर्णमाला का निर्माण किससे होता है? वर्णमाला का जो निर्माण होता है वो स्वर और व्यंजन दो चीज़ों से मिलकर जो है हमारी वर्णमाला बनी है। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है, एक हमारे एग्जाम में पूछता है कि वर्णमाला की संख्या कितनी होती है। अब वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, बहुत सारे, और स्वर और व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग देखेंगे कि स्वर की संख्या कितनी होती है। जो स्वर की संख्या है वो 11 होती है। 11 कौन कौन से स्वर हैं? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, इसे छोटा ऊ बड़ा ऊ भी कह सकते हैं, री, ए, आई, ओ और औ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए ये टोटल हो गए 11। अ, आ, छोटी बड़ी या फिर ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये देखिए टोटल आप लोग गिनेंगे तो ये 11 हो जाएंगे स्वर। अब कुछ लोग कहेंगे कि अंग और अह कहाँ गया? तो देखिए अंग और अह जो है वो भी है वर्णमाला में, लेकिन उसे स्वर और व्यंजन में नहीं गिनते हैं। उसे कहाँ देखेंगे? आगे हम लोग इसको अंग और अह के बारे में देखेंगे। तो टोटल यहाँ पर देखिए 11 स्वरों की संख्या हो गई। अब उसके बाद जो है बचते हैं व्यंजन। व्यंजन जो होते हैं वो 41 होते हैं टोटल। 41 और 11 मिलकर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा और 4 1 5 52। मतलब टोटल वर्णमाला की जो संख्या है हमारी वो 52 है, जिसमें से स्वरों की जो संख्या है वो 11 और व्यंजन की जो संख्या है वो 41 है। यहाँ पर व्यंजन जो है स्वर जो है मैंने लिख दिए हैं 11, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और 41 व्यंजन जो है इसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी स्वर स्टार्ट करते हैं, तो ये अपने नोटबुक में बना लीजिएगा स्वरों की संख्या 11, स्वर हेडिंग डालकर। अब आगे देखते हैं स्वर की डिफिनीशन। अब स्वर के बारे में जानेंगे कि स्वर क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है और इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिएगा स्वर। डिफिनीशन नोट करिएगा। भाषा की सबसे न्यूनतम या फिर छोटी भाषा की सबसे न्यूनतम या फिर सबसे छोटी इकाई को स्वर कहते हैं। भाषा की सबसे न्यूनतम या फिर सबसे छोटी इकाई को स्वर कहते हैं। जो सबसे भाषा की छोटी इकाई सबसे होती है उसे स्वर कहा जाता है। अब देखेंगे कि स्वरों का जो हमारा निर्माण है वो कैसे होता है। आखिर स्वर का भी तो निर्माण किसी तरह होता होगा, जैसे वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलती है, तो उस तरह स्वर का भी निर्माण कहाँ से हुआ। तो इसके लिए आप लोग जान लीजिए कि जो स्वरों का निर्माण होता है, स्वरों का निर्माण ध्वनियों से
होता है। स्वरों का जो निर्माण है वो ध्वनियों से होता है। अब ध्वनियाँ क्या हैं? देखिए, ध्वनियाँ जो एक छोटा बच्चा होता है तो वो शुरुआत में कोई भाषा नहीं बोलता है, वो सिर्फ इशारे में, या फिर जैसे होता नहीं कि कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो गुनगुनाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, तो वही चीज़ें जो है वो स्वरों में आती हैं। तो स्वर जो है भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई या फिर सबसे छोटी इकाई को स्वर कहा जाता है, और स्वरों का जो निर्माण होता है वो ध्वनियों से होता है। तो ये स्वर की परिभाषा हो गई। और स्वरों की संख्या जो है 11 होती है, और 11 में मैंने टोटल जो है लिखा था, जिसे फिर लिख दे रहे हैं हम, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल जो है 11 जो हैं स्वर हो गए। स्वर की परिभाषा, स्वर का निर्माण कैसे होता है और स्वरों की संख्या 11, ये यहाँ से देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वरों की संख्या जो है कितनी होती है। बहुत सारे लोग 11 ना मारकर 13 मार देते हैं, अंग और अ को भी उसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये स्वर के बारे में हो गया। अब उसके बाद देखिए, स्वरों के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है कई टाइप के जो स्वर में बनते हैं, सब तरीक़ों को हम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आधी अधूरी जो जानकारी रहती है, देखिए, वो खतरनाक होती है। तो उसके लिए हम लोग स्वरों के अब प्रकार के बारे में देखेंगे। देखिए, एक चीज़ मैंने आप लोगों को बोलना भूल गया कि छोड़िए, जाने दीजिए, आइए इस पर देखते हैं स्वर के प्रकार। स्वर के जो प्रकार होते हैं, देखिए, मुख्यतः 2 होते हैं। पहला है जो हम लोगों का ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या होता है? सबसे पहले डिफिनीशन जानेंगे। जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, या फिर जिसके उच्चारण में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, या फिर जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब देखिए, एक मात्रा का समय या सबसे कम समय का मतलब क्या हुआ? जैसे आप लोग जब अंग अ आ ई पढ़ेंगे तो उसमें देखिए 2 टाइप के आते हैं। पहला आ। देखिए, अ जो है कम समय लग रहा है, और आ जो है अ के मुकाबले ज़्यादा समय लग रहा है। तो आ, इसमें अंतर आप लोग समझिए। साथ साथ आप लोग भी बोलते रहेंगे, जहाँ कहीं भी हो आप लोग पढ़ रहे हो, टेबल कुर्सी पे जहाँ भी हो, सोकर पढ़ रहे हो, तो आप साथ साथ बोलेंगे तो चीज़ें अच्छी से समझ में आएंगी। तो देखिए, आ, ई। देखिए, ई में जो है कम मात्रा का समय, एक मात्रा का समय, या फिर एक मात्रा का प्रयोग हो रहा है, या कम समय का प्रयोग हो रहा है। और ई जो बड़ी ई है उसमें 2 मात्रा का
प्रयोग या फिर अ से जो है ई से जो है ज़्यादा का समय उसमें ले रहा है। तो इस तरीके से जो है आप लोग अंतर कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं ह्रस्व स्वर, इसमें कौन कौन से आएंगे। देखिए ह्रस्व स्वर की ये डिफिनीशन हो गई। अब ह्रस्व स्वर में जो उदाहरण है, इसका एग्जाम्पल है, इसमें कौन कौन से आते हैं। जैसे मैंने अभी अंतर करके बताया, अ आ नहीं आएगा, मैं एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। आ देखिए दो मात्रा का प्रयोग हो रहा है, दो मात्रा का प्रयोग, देखिए ये सिंगल मात्रा है और यहाँ पर जो है एक लगा देंगे तो ये डबल मात्रा हो गया। तो ये मात्रा सिंगल डबल का मैटर है। अब देखिए समय जो कम समय लग रहा है, आ के मुकाबले अ में कम समय लग रहा है। इस तरीके से ई, छोटी वाली ई, ऊ, छोटा वाला ऊ और री, ये जो 1 2 3 4 हैं, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। हमारे अ से लेकर अ तक के बीच में 1 2 3 4 जो हैं ये ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर की देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछेगा यहाँ पे, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप 4 बताएंगे। अब उसके बाद जो पूछ लेगा, जैसे 4 ऑप्शंस दे देंगे कि इनमें से ह्रस्व स्वर कौन है, 3 दे देगा दीर्घ स्वर के बारे में, बाकी जो छोड़ देगा इसमें 1 दे देगा इसमें से, तो उसमें आप लोगों को पहचानना है। या फिर ऐसे दे देगा कि इसमें से कौन ह्रस्व स्वर नहीं है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मेन आप लोग याद कर लीजिए इसको कि अ ई उ री ये ह्रस्व स्वर में आते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। ये अगर आप लोगों को याद रहेगा तो कैसे भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो ये ह्रस्व स्वर के बारे में हो गया। अब ह्रस्व स्वर के बाद जो आता है वो दीर्घ स्वर आता है। देखिए दीर्घ से ही समझ में आ जा रहा होगा आप लोगों को कि दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है। तो अब जो है ये ह्रस्व का मतलब छोटा हो गया और दीर्घ का मतलब बड़ा हो गया। तो आप लोग देखें यहाँ हेडिंग डाल लीजिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिसके प्रयोग में ह्रस्व स्वर से ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, या फिर जिसके प्रयोग में या फिर जिसके उच्चारण में, यहाँ उच्चारण रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, या फिर जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का प्रयोग होता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में अंतर समझ में आ गया होगा और चीज़ें जो हैं और भी अच्छे से आप लोगों को समझ में आई होंगी। उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब देखिए 2 मात्रा का समय या फिर 2 गुना समय। अब अ के मुकाबले आ में ज़्यादा समय लग रहा है तो ये दीर्घ स्वर हो गया। ई छोटी के मुकाबले में बड़ी ई का प्रयोग करने में 2 मात्रा और 2 गुना समय लगता है, तो इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर की जो है संख्या कितनी होती है और कौन कौन से होते हैं इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए जो दीर्घ स्वर होते हैं, आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ,
ओ और आ। 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए स्वरों की संख्या अगर पूछेगा तो आप लोग डायरेक्ट बता दीजिएगा 7 होता है। और कौन कौन से होते हैं? ये 7 हो गए, 7 इधर और ह्रस्व में जो थे 11 हो गए। तो ये टोटल दीर्घ में 7 और ह्रस्व में जो है 4 थे। तो ये टोटल कुल मिलाकर कितने हो गए? 11। और मैंने आप लोगों को स्वरों की संख्या कितनी बताई थी? 11 बताई थी। अब टोटल देखिए 11 स्वर की संख्या हो गई है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में। अब बचता है जो वो अंग और अ होता है। तो वो अंग और अ जो है वो कहाँ पे आते हैं, क्या कहते हैं उसे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब जो अंग और अ है उसे देखिए, अंग और अ का तो प्रयोग होता है, लेकिन उसे जो है वर्णमाला में एक अलग से स्थान दिया गया है, उसे लेकिन गिना नहीं जाता है कि उसे क्या कहते हैं। देखिए उसे लिख लीजिए आप लोग, अयोग वाह। अयोगवाद, इसकी डिफिनीशन आप लोग नोट करिए। जिसका प्रयोग या फिर जिसका प्रयोग ना करके, इस तरीके से आप लोग लिखिए, जिसे ना ही स्वर में रखा जाता है और ना ही व्यंजन में। उसे अयोगवाह कहते हैं। जिसे ना ही स्वर में रखा जाता है और ना ही व्यंजन में रखा जाता है, उसे अयोगवाह कहते हैं। और इनकी देखिए संख्या जो होती है वो सिर्फ 2 होती है, अंग और अह, यही दोनों होते हैं अयोगवाह। इन्हें ना ही स्वर में रखा जाता है ना ही व्यंजन में, तो ये अयोगवाह होते हैं। इनका प्रयोग होता है जैसे गंगा में ऐसे पूरा ना लिख के ऊपर बिंदी दिया जाता है, तो उसी तरीके से प्रयोग होता है। अब देखिए एक बचता है हम लोगों का प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर के बारे में कई लोग नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन इसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में है तो उसे देखना ही पड़ेगा, और पढ़ लेंगे तो नुकसान नहीं करेगा। प्लुप्त स्वर। अब प्लुप्त स्वर क्या होता है? जिस स्वर का प्रयोग पुकारने या बुलाने में होता है, उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। देखिए पुकारने या बुलाने का मतलब क्या होता है? जब आपसे कोई व्यक्ति थोड़ा सा दूर खड़ा होगा तो आप लोग कैसे उसे बुलाएंगे? जैसे मान लीजिए कि राम है, तो आप क्या कहेंगे उसे? राम।
राम। तो ये जो रा और म के बीच में जो स्पेस है, जगह बच जा रही है, थोड़ी सी जो खिंचाव आ रहा है, वही प्लुप्त स्वर होते हैं। प्लुप्त स्वर का जो लिखने का तरीका होता है ये इस तरीके से आप लोग देखे होंगे, जैसे राम। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है इसे प्लुप्त स्वर में गिना जाता है। और एक देखिए, जब हम लोग ओम करते हैं तो ये जो ओ और म के बीच में जो जगह बच जा रही है उसे भी प्लुप्त स्वर में गिना जाता है। तो ये प्लुप्त स्वर हो गए। इसमें आप लोगों से पूछ लेगा प्लुप्त स्वर की पहचान करिए, तो इस तरीके से ऑप्शन देकर पूछ सकता है। बहुत ज़्यादा इसमें टफ क्वेश्चन नहीं है। जो हम लोग का क्वेश्चन बनाए जाते हैं ज़्यादातर वो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से ही बनाए जाते हैं। तो ये इस प्रकार से हो गए ह्रस्व स्वर, फिर उसके बाद जो है दीर्घ स्वर, और उसके बाद अयोगवा हो गए हम लोगों के, और उसके बाद जो है प्लुप्त स्वर और अयोगवा हो गए। तो ये जो स्वरों का था स्वर हमारा वो अब ख़त्म हो चुका है। इससे जो भी सारे क्वेश्चंस बनते थे मैंने आप लोगों को बता दिया है। स्वर के जो स्वर का डिफिनीशन होता है, स्वर के प्रकार कैसे कितने होते हैं। अब स्वर का जो चैप्टर है ख़त्म हो गया है। और उसके बाद देखिए जो देखेंगे हम लोग व्यंजन, कि व्यंजन क्या होता है और व्यंजन के प्रकार कौन कौन से हैं।